This is 31st July session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly four issues. The first issue is Trump's 25% tariff penalty to hit India from tomorrow, and the second issue is related to mangrove forest in India, and the third issue is Lok Sabha passes resolution to extend president rule in Manipur for 6 more months, and fourth issue is India launches a Nisar satellite. So let's discuss all the issues in detail. लोकसभा अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करने के लिए लोकसभा ने अप्रूवल गिवन किया है। आर्टिकल इज इंपोर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2। व्हाई न्यूज द लोकसभा पास्ड अ स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन टू एक्सटेंड प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर फॉर 6 more months। लोकसभा ने मणिपुर के अंदर 6 more month के लिए प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करने के लिए स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन पास किया है। फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल टू कम इनटू इफेक्ट द राज्यसभा विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू पास द रेजोल्यूशन। प्रेसिडेंट रूल के एक्सटेंशन को इफेक्ट करने के लिए राज्यसभा को भी एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। Manipur was placed under president rule in February due to ethnic conflict began in state between the valley-based Meitei community and hills-based scheduled tribe Kuki-Zo community। मणिपुर के अंदर फरवरी मंथ से कंटिन्यू प्रेसिडेंट रूल है बिकॉज मणिपुर के अंदर वैली बेस्ड मैते कम्युनिटी एंड हिल बेस्ड कुकी जो कम्युनिटीज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे 2023 से, इस वजह से वहां पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने की जरूरत पड़ी। वाई प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड, मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज क्यों करना पड़ा। Violence between the Meitei and Kuki-Zo communities ongoing since May 2023 has claimed about 250 lives and displaced over 60,000 people। बिकॉज मणिपुर के अंदर मैथी एंड कुकी जो कम्युनिटीज के बीच में कुछ वायलेंस 2023 से चल रहे थे और इन वायलेंस की वजह से अबाउट 250 लोग अपनी लाइफ लॉस्ट कर चुके थे। 60,000 से अबव पीपल यहाँ पर डिस्प्लेस हो चुके थे। Conflict originated from the Meitei demand for ST status, which the Kukis opposed, fearing loss of job opportunities and other affirmative actions meant for ST। ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए वो मेनली इसके स्टार्ट हुए बिकॉज मैते कम्युनिटी के पीपल एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, जबकि कुकी जो कम्युनिटी को ये लाइक नहीं था और इसको ओपोज किया बिकॉज कुकी जो कम्युनिटीज थी उनको पहले से ही यहाँ पर रिजर्वेशन मिला हुआ है और इन्हें कहीं ना कहीं फियर था कि इनका जॉब अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट हो सकता है अगर मैथे कम्युनिटी के लोगों को एसटी स्टेटस गिवन किया जाता है। A political crisis erupted in state after Mr. Singh's resignation on February 9 and the state BJP leadership struggled to reach a consensus on his successor। इस सिचुएशन की वजह से मणिपुर के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस इरुप्ट होता है। इसके बाद वहाँ जो चीफ मिनिस्टर थे बीरेन सिंह वो रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन करने के बाद स्टेट के अंदर जो बीजेपी लीडरशिप है वो मिस्टर बीरेन सिंह के बाद जो भी सक्सेसर होगा उस पर कॉन्सेंसस मेकिंग नहीं कर पाई और प्रेसिडेंट रूल वहां पर इम्पोज करना पड़ा। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या होते हैं। टेकन फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस टेकन फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविजन जो टेकिंग किए गए हैं वो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से टेकिंग किए गए हैं। आउटलाइंड इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन मेंशन किए गए हैं सो दैट इंडिया की सॉवरेनिटी यूनिटी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। दे एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एड्रेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस बाय टेम्परेरी एज्यूमिंग कंट्रोल टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इमरजेंसी प्रोविजंस जितने भी किए गए हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस में उसको एड्रेस करने के लिए एम्पावर करता है। साथ ही स्टेबिलिटी एंड सेफ गार्ड को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर गिवन कर दी जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप की इमरजेंसीज हैं। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। In Manipur, the president has proclaimed a state emergency, popularly known as president rule or constitutional emergency। मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट ने स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम किया, स्टेट इमरजेंसी विच इज आल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और इसके लिए आर्टिकल 356 का यूज किया। इट मींस आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। This fulfills the union's obligation under Article 355 to protect states against external aggression and internal disturbance। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 के अंदर यूनियन को ये ऑब्लाइड किया गया है कि वो स्टेट को
एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे। इट मीन्स आर्टिकल 355 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी स्टेट के अंदर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस का थ्रेट है, उस केस में प्रेसिडेंट रूल वहां पर इम्पोज किया जा सकता है। When a state constitutional machinery failed due to non-performance or malperformance, आर्टिकल 356(1) empowered the president to issue a proclamation। किसी भी स्टेट के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होता है, स्पेशली नॉन परफॉर्मेंस और माल परफॉर्मेंस की वजह से, देन आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम करने के लिए एम्पावर करता है। This effectively transfer all executive functions of the state to the center and legislative functions to the parliament while leaving the high court powers unaffected। एक बार किसी स्टेट के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है तो उस स्टेट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस सेंटर के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, साथ ही लेजिस्लेटिव फंक्शंस पार्लियामेंट के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं, बट हाई कोर्ट की पावर वहां पर अनअफेक्टेड रहती है। Additionally, Article 365 provide that if a state fail to comply with the union direction under constitutional provision, the president may declare a constitutional emergency। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 365 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो उस केस में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। Proclamation must be laid before each house of parliament. As per Article 356, the proclamation must be laid before each house of the parliament, and unless approved by a simple majority in both houses, it ceases after 2 months। एक बार अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, देन इस प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट का बोथ हाउस से सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कराना होता है। अगर सिंपल मेजोरिटी के साथ ये पास नहीं हो पाता है, देन 2 मंथ के अंडर इसको सीज करना होगा। इफेक्टिव फॉर 6 मंथ। Once approved, it remains effective for 6 months from the proclamation date, with further 6-month extension requiring additional parliamentary approval। प्रेसिडेंट रूल वन टाइम 6 मंथ के लिए ही ऑपरेशन में रह सकता है। इसको अगर एक्सटेंड करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल का नीड होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि फरवरी मंथ में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था मणिपुर के अंदर, 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसको एक्सटेंड करने के लिए लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास किया, जिसको राज्यसभा के अंदर पास कराना अभी बचा हुआ है। रिन्यूअल बियॉन्ड 1 year is allowed only if 2 conditions are met। Number 1, an emergency has been declared in the country or any part of the state, and if the election commission certifies that president rule is necessary due to difficulties in conducting state elections। प्रेसिडेंट रूल को अगर 1 year से ज्यादा के लिए एक्सटेंड करना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन के अंदर अगर कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी या स्टेट के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, उस केस में प्रेसिडेंट रूल को 1 year से ज्यादा के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। या फिर इलेक्शन कमीशन को अगर लगता है कि प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज उस स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्शंस कंडक्ट कराने में कुछ डिफिकल्टीज है, तो इस तरह से यहाँ पर 1 year से ज्यादा के लिए प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। However, in no case can be proclamation remain effective more than 3 years। बट कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट रूल कभी भी 3 year से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं एक्सटेंड किया जा सकता है। इट मीन्स हमने देखा कि प्रेसिडेंट रूल 6 मंथ के लिए इम्पोज किया जाता है, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है। 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं, बट 3 year से ज्यादा कभी भी प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। हाउ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिफरेंट फ्रॉम अ नेशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी किस तरह से नेशनल इमरजेंसी से डिफरेंस है। आर्टिकल 352 govern the proclamation of a national emergency which has been invoked thrice during the 1962 India-China War, 1971 armed conflict with Pakistan, and in 1975 on grounds of internal disturbances। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाता है। अभी तक कंट्री के अंदर 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा चुकी है। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। 1971 में कुछ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ हुए थे हमारे, उस टाइम पर इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। उसके बाद 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी इंडिया के अंदर इम्पोज की गई थी। In 1975, then Prime Minister Indira Gandhi declared the emergency after the Allahabad High Court found her guilty of electoral malpractices and debarred her from holding any election post। 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रूलिंग के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर की थी,
बिकॉज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस में इंदिरा गांधी को गिल्टी डिक्लेयर किया था और इस वजह से एनी इलेक्टेड पोस्ट होल्ड करने से कोर्ट ने इंदिरा गांधी को डिबेयर किया था। इस वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज की थी। Grounds for national emergency. Unlike a state emergency, national emergency is proclaimed if any part of territory is threatened by war, external aggression, and armed conflict. नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का जो ग्राउंड होता है, किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर अगर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड थ्रेटन होता है तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। सेफ गार्ड टू प्रिवेंट मिसयूज। इमरजेंसी प्रोविजन के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या सेफ गार्ड टेकिंग किए गए हैं? द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 sorry the 44th constitutional amendment 1978 introduced multiple safeguards to prevent misuse। इमरजेंसी प्रोविजन के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के अंदर मल्टीपल सेफ गार्ड यहाँ पर टेकिंग किए गए 1978 में। इट रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रेबेलियंस। पहला जो सेफ गार्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया वो ये था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो पहले ग्राउंड हुआ करता था इमरजेंसी के लिए, इसको रिप्लेस करके आर्म्ड रेबेलियन यहाँ पर वर्ड ऐड किया गया। इट मींस इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर कभी भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जाएगी। आर्म्ड रेबेलियन अगर होता है तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। Mandate a written recommendation from the cabinet rather than just the prime minister and shortened the parliamentary approval window from 2 months to 1 month। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर कुछ स्पेशल सेफ गार्ड के अंदर जो सेफ गार्ड टेकिंग किए गए उसमें पहला था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को अब आर्म्ड रेबेलियन की जगह रिप्लेस कर दिया गया। साथ ही पहले ओनली प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता था, बट अब इसके जगह पर कैबिनेट मैंडेटरी कर दिया गया कि कैबिनेट की रिकमेंडेशन उस पर होना चाहिए। तीसरा जो सेफ गार्ड था वो ये था कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो टेकिंग किया जाता था वो 2 मंथ का वहां पर टाइम पीरियड गिवन किया गया था, बट अब 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल वहां पर टेकिंग करना होगा नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 यहाँ पर सेफ गार्ड टेकिंग किए गए थे। It also clarified that Article 20 and 21 cannot be suspended and that the President must revoke the proclamation if the Lok Sabha passed a resolution disapproving it। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये भी यहाँ पर क्लैरिफाइड किया गया है कि इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, इन्हें सस्पेंड नहीं किया सकता और प्रेसिडेंट को इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को रिवोक करना होगा अगर लोकसभा इस रेजोल्यूशन को स्पेशली इमरजेंसी के डिसअप्रूविंग से रिलेटेड रेजोल्यूशन अगर लोकसभा पास कर देती है तो इस केस में प्रेसिडेंट को प्रोक्लेमेशन को रिवोक करना होगा। इसमें राज्यसभा नेसेसरी नहीं है, ओनली पार्लियामेंट को एक डिसअप्रूविंग रेजोल्यूशन पास कराना होगा और उसके बाद प्रेसिडेंट को इसको रिवोक कर लेना है। This amendment restored judicial review of president's satisfaction in proclaiming an emergency, a safeguard removed by 38th Constitutional Amendment 1975। क्या इमरजेंसी का कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? स्टार्टिंग में प्रोविजन था कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के 38th अमेंडमेंट के अंडर 1975 में इसको रिमूव कर दिया गया था इस प्रोविजन को। बट 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जुडिशियल रिव्यू का जो पावर था कोर्ट का उसको फिर से रीस्टोर कर दिया जाता है। इट मींस अब यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू प्रेसिडेंट रूल का किया जा सकता है। नो टाइम लिमिट, अनलाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी व्हिच कैन लास्ट अप टू 3 ईयर, अ नेशनल इमरजेंसी हैज नो टाइम लिमिट। कॉन्स्टिट्यूशनल मसले जिसको मैक्सिमम 3 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी का कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। Needs a special majority. Additionally, while the president rule Article 350C requires a simple majority for parliamentary approval, a national emergency needs a special majority। प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी चाहिए, बट नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजोरिटी की नीड होती है। In a national emergency, the state executive and legislature continue to function, whereas under president rule, the state executive is dismissed and legislature is suspended or dissolved।
नेशनल इमरजेंसी के केस में स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू फंक्शन करती हैं, बट प्रेसिडेंट रूल के केस में स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस कर दी जाती है एंड लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड कर दी जाएगी या डिजोल्व कर दी जाएगी। इट मीन्स स्टेट इमरजेंसी अगर लगती है, एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर दिया जाएगा। लेजिस्लेचर की अगर बात की जाए तो लेजिस्लेचर को या तो सस्पेंड किया जाएगा या डिजोल्व किया जाएगा। However, the Manipur Assembly, which has a tenure till 2027, has not been dissolved but is placed under suspended animation. मणिपुर असेंबली का यहाँ पर जो टेन्योर है वो 2027 तक का टाइम पीरियड है और इसको डिजोल्व नहीं किया गया है, बट सस्पेंडेड एनिमेशन में इसको रिजोल्व रखा गया है। डिजोल्व अगर कर दिया जाएगा तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है। This means that the assembly is temporarily paused, allowing it a revival if a political stability is restored. इसका मीनिंग ये हुआ कि असेंबली को टेम्पररी पॉज किया गया है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे रीस्टोर हो जाएगी उसको रिवाइवल कर दिया जाएगा। डच प्रेसिडेंट रूल अफेक्ट फंडामेंटल राइट। क्या प्रेसिडेंट रूल फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है? President rule does not affect residents' fundamental right, unlike a national emergency, where under Article 358, freedoms under Article 19 become inoperative, and President may suspend other fundamental rights except Article 20 and 21. प्रेसिडेंट रूल की वजह से सिटीजन के फंडामेंटल राइट पर कोई भी एफर्ट नहीं पड़ता है, बट नेशनल इमरजेंसी अगर इम्पोज की जाती है उस केस में फंडामेंटल राइट पर इम्पैक्ट पड़ता है। आर्टिकल 358 के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि आर्टिकल 19 के अंदर जो भी फंडामेंटल राइट पीपल को मिले हुए हैं वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे एंड प्रेसिडेंट चाहे तो अदर फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड कर सकता है, बट आर्टिकल 20 एंड 21 को वो सस्पेंड नहीं कर सकता। अंडर प्रेसिडेंट रूल द प्रेसिडेंट acquire extraordinary power with the governor on her behalf, administering the state with assistance from the chief secretary or advisor appointed by the president. प्रेसिडेंट रूल के अंदर प्रेसिडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एक्वायर कर लेता है और गवर्नर के साथ गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ में स्टेट को एडमिनिस्टर करता है और गवर्नर चीफ सेक्रेटरी के असिस्टेंस से स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। Additionally, Article 357 allow Parliament to confer legislative power on the Parliament and authorize delegation another authority while also giving the President power to sanction expenditure from the state consolidated fund. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 357 पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो जितने भी लेजिस्लेटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के लिए कॉन्फर करे और प्रेसिडेंट कंसोलिडेटेड फंड से सारे एक्सपेंडिचर यहाँ से सैंक्शन करेगा। हाउ ऑफन प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड। इंडिया के अंदर अभी तक कितनी बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इट वुड रिमेन अ डेड लेटर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ऐसा लगता था कि प्रेसिडेंट रूल का कभी भी यूज नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई भी सिचुएशन इंडिया के अंदर शायद नहीं आएगी। 134 times across 29 states and UTs, president rule has been imposed nearly 134 times across 29 states and UTs since the constitution took effect in 1950, reflecting its dual role as both in crisis management tool and political contagious measures. अभी तक इंडिया में 29 स्टेट और यूटीज के अंदर 1950 से लेकर अब तक 134 टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। एक रिफ्लेक्ट करता है कि प्रेसिडेंट रूल क्राइसिस मैनेजमेंट टूल के तौर पर, पॉलिटिकली कंटेंटियस मेजर के तौर पर वर्क करता है। पंजाब, द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 356 अकर्ड इन जून 1951 इन पंजाब। पहली बार पंजाब के अंदर 1951 में आर्टिकल 356 दैट मींस प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था। Manipur is tied with UP for the most frequent imposition of president rule at 10 each, driven by chronic political instability, with Manipur's latest imposition bringing its total to 11. मणिपुर और यूपी के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। दोनों के अंदर ही 10 टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है और मणिपुर के अंदर जो करंट में प्रेसिडेंट रूल चल रहा है ये 11th प्रेसिडेंट रूल है। The longest president rule in Manipur lasted 2 years and 157 days, 1969 and 1972. मणिपुर के अंदर लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था
वो 2 ईयर 157 डेज का प्रेसिडेंट रूल था। इट मीन्स अबाउट 2.5 ईयर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रहा था और 1969 से 72 में ये प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन। लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया ओवर 12 ईयर्स ड्यू टू मिलिटेंसी एंड सेपरेटिज्म मूवमेंट। जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट की वजह से लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर ओवर 12 ईयर्स 12 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव डेज के लिए जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया गया था। मणिपुर के अंदर लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए 1969 टू 72 में यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था। पंजाब के अंदर ओवर 10 ईयर्स सेकंड नंबर पर पंजाब है, जहाँ पर सबसे ज्यादा क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन के लिए इम्पोज किया गया वो पंजाब है। पुडुचेरी है थर्ड नंबर पे। What has the Supreme Court said about the use and misuse of President rule? प्रेसिडेंट रूल के मिसयूज एंड यूज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है? इन द लैंडमार्क एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट held that the president power under article 356 is conditional, not absolute, and that any proclamation is subject to judicial review. सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था कि प्रेसिडेंट की जो पावर है आर्टिकल 356 के अंडर वो कंडीशनल है, एब्सोल्यूट नहीं है, और जो भी प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग किया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट होगा। बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन इफ फाउंड मालाफाइड और बेस्ड ऑन इरेलीवेंट और एक्सट्रेनियस ग्राउंड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के रिगार्डिंग मालाफाइड या फाउंड किया जाता है, अ, अगर प्रेसिडेंट रूल इरेलीवेंट या एक्सट्रेनियस ग्राउंड पर इम्पोज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है कि वो दोनों ही इसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। द टॉप कोर्ट फर्दर क्लैरिफाइड दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द असेंबली विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। एट द सेंटर मस्ट फर्स्ट इशू अ वार्निंग नोटिस टू द एरिंग स्टेट सीकिंग एन एक्सप्लेनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट किसी स्टेट के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो प्रेसिडेंट उस स्टेट की असेंबली को विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल डिसॉल्व नहीं कर सकता है। इट मीन्स असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर स्टेट को एक नोटिस भी गिवन करना होगा। Once proclaimed, the state government has to go as two government in one sphere is impermissible. अगर प्रेसिडेंट रूल एक बार प्रोक्लेम कर दिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट को वहां पर खत्म करना होगा, और बिकॉज एक ही स्पेयर के अंदर टू गवर्नमेंट इम्परमिसिबल है। Moreover, the Supreme Court clarified that president rule must be invoked only for a breakdown of constitutional machinery, distinct from ordinary law and order failure, and never for political gain. सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि प्रेसिडेंट रूल ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की ब्रेकडाउन की वजह से ही इन्वोक किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल गेन के लिए कभी भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। This is PYQ related to this article. Which of the following are the exclusive power of Lok Sabha? The answer is B. Only two. To pass a motion of no confidence against the Council of Minister. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने की जो पावर है वो ओनली लोकसभा के पास है। मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। What is the definition of mangroves? Mangroves are salt-tolerant trees and shrubs that grow in coastal intertidal zone, mainly in tropical and subtropical regions. मैंग्रोव सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स हैं जो कि कोस्टल इंटरटाइडल जोन के अंदर ग्रो होते हैं, मेनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। These unique ecosystem thrive in saline or brackish water, withstanding harsh environmental conditions such as tidal fluctuations, high salinity, and low oxygen level in the soil. मैंग्रोव्स यूनिक इकोसिस्टम रखते हैं, और ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि सैलिन और ब्रैकिश वाटर के अंदर थ्राइव करता है, हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से विद स्टैंडिंग करता है, हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज टाइडल फ्लक्चुएशंस, हाई सैलिनिटी एंड लो ऑक्सीजन लेवल ऑफ द सॉइल में भी ये अपने आप को विदस्टैंड कर सकता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्ट एज अ क्रूशियल बफर बिटवीन सी एंड लैंड, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर वेरियस मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज।
मैंग्रोव फॉरेस्ट एक क्रूशियल बफर के तौर पर एक्ट करते हैं बिटवीन सी एंड लैंड, और वेरियस मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के लिए ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। मैंग्रोव कैरेक्टरिस्टिक, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? नंबर वन, सॉल्ट टॉलरेंट। दे हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स स्ट्रक्चर सच एज सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स एंड सॉल्ट एक्सक्रीटिंग लीव्स टू मैनेज हाई सैलिनिटी लेवल। मैंग्रोव फॉरेस्ट हाई सैलिनिटी लेवल को मैनेज करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर रखते हैं, सच एज सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स एंड सॉल्ट एक्सक्रीटिंग लीव्स इनकी होती हैं। सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स, इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉल्ट को फिल्टर कर सकते हैं, और लीव्स के अंदर सॉल्ट एक्सक्रीशन हो सकता है सो दैट सैलिनिटी लेवल को मैनेज किया जा सके। नंबर टू, एरियल रूट, pneumatophores. These roots help in respiration by taking oxygen from the air in waterlogged soil. इसकी जो रूट्स होती हैं ये एरियल रूट होती हैं, और एरियल रूट इन प्लांट के रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। वाटर लॉग्ड सॉइल के अंदर जो एयर होती है उससे ऑक्सीजन टेकिंग करने में ये रूट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इट मीन्स हम देख सकते हैं कि प्लांट जो एयर टेकिंग करते हैं वैसे तो लीव्स के थ्रू करते हैं, बट मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो प्लांट होते हैं ये रूट्स के थ्रू भी सॉइल से ऑक्सीजन को टेकिंग कर सकते हैं। नंबर थ्री, प्रोप रूट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म सर्जेस। टाइडल वेव एंड स्टॉर्म सर्जेस के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में प्रोप रूट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर फोर, विविपेरी सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट ड्यूरिंग अटैच टू द पेरेंट ट्री टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ जर्मिनेशन इन सैलिन वाटर। बिकॉज सैलिन वाटर के अंदर सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं कर सकते। यही वजह है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जिस टाइम पर सीड पेरेंट रॉक के ऊपर होते हैं उसी टाइम पर उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स सॉइल के अंदर सैलिन वाटर में आने से पहले ही प्लांट पर रहते हुए इन सीड के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। नंबर फाइव, एफिशिएंट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मैंग्रोव आर अमंग द मोस्ट कार्बन रिच इकोसिस्टम प्लेइंग अ वाइटल रोल इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो कार्बन रिच इकोसिस्टम रखते हैं, और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, बिकॉज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट का क्या स्टेटस है? नंबर वन, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल। इट इज लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, होम टू रॉयल बंगाल टाइगर। पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसी सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर भी मिल जाता है। नंबर ऑफ महानदी गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टाज जो कि ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश रीजन में पड़ती हैं, रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड क्रूशियल फॉर कोस्टल प्रोडक्शन। महानदी गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टाज के अंदर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये बायोडाइवर्सिटी में रिच है एंड कोस्टल प्रोडक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर थ्री, पेचावरम मैंग्रोव जो कि तमिलनाडु कोस्टल रीजन में वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया। नंबर फोर, भितरकर्णिका मैंग्रोव जो कि ओडिशा कोस्ट पर है। इट इज अ रामसार साइड नोन फॉर एस्चुरिन क्रोकोडाइल। भितरकर्णिका मैंग्रोव फॉरेस्ट रामसार साइड है बिकॉज क्रोकोडाइल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। नंबर फाइव, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, यूनिक इकोसिस्टम इन द एरिड रीजन। एरिड रीजन में ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट का यूनिक इकोसिस्टम है। नंबर सिक्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, इंपोर्टेंट मैंग्रोव हैबिटेट प्रोवाइडिंग शेल्टर टू डाइवर्स मैरीन लाइफ। अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप रीजन में भी कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएंगे। मैंग्रोव स्टेटस इन इंडिया, इंडिया has taken significant steps to protect and conserve its mangrove ecosystem. मैंग्रोव इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के द्वारा कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप्स टेकिंग किए गए। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, द मैंग्रोव स्टेटस इन इंडिया इज एज फॉलोज। टोटल मैंग्रोव कवर इन इंडिया इज 4992 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 0.15% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के स्टेटस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो स्टेटस है मैंग्रोव फॉरेस्ट रिलेटेड वो अबाउट इंडिया के 4992 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड है जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर, 42.45% मैंग्रोव वेस्ट बंगाल के अंदर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर गुजरात, थर्ड नंबर पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। Largest mangrove forest in India is Sundarban in West Bengal, which is also considered one of the largest mangrove ecosystem globally. Significance of mangrove forest. Mangrove forest का क्या significance होता है? नंबर ऑफ कोस्टल प्रोडक्शन, कोस्टल प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंग्रोव्स एक्ट एज नेचुरल बैरियर अगेंस्ट स्टॉर्म सर्ज, साइक्लोन्स एंड सुनामी। मैंग्रोव फॉरेस्ट स्टॉर्म, साइक्लोन्स एंड सुनामी के अगेंस्ट नेचुरल बैरियर का वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रेजेंस ऑफ मैंग्रोव इन ओडिशा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन एम्फान इन 2020। ओडिशा कोस्ट पर 2020 में साइक्लोन एम्फान आया था, और इस
एम्फान साइक्लोन के इफेक्ट को कम करने के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट ने उस स्टेट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नंबर ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, दे स्टोर अप टू 4 टाइम्स मोर कार्बन देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट के कंपेयर में मैंग्रोव फॉरेस्ट 4 टाइम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड एंड हैबिटेट फॉर फिश, क्रस्टेशियंस एंड बर्ड्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ये फिश के लिए एंड बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं। Number 4 livelihood support. Many coastal communities depend on mangrove for fishing, honey production and timber. मैंग्रोव फॉरेस्ट लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करते हैं बिकॉज वेरियस कम्युनिटीज को मैंग्रोव फॉरेस्ट से फिशिंग, हनी प्रोडक्शन एंड टिम्बर पर डिपेंड रहना होता है। नंबर 5 टूरिज्म, टूरिज्म के लिए भी मैंग्रोव फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज इन मैंग्रोव रीजन्स बूस्ट लोकल इकोनॉमिक। मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज हैं वो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। नंबर 6 फिशरीज, मैंग्रोव सपोर्ट मैरीन लाइफ विच हेल्प टू सस्टेनिंग लोकल एंड कॉमर्शियल फिशरीज। मैंग्रोव रीजन के अंदर मैरीन लाइफ बहुत ही ज़्यादा थ्राइव होता है और लोकल एंड कॉमर्शियल फिशरीज को सस्टेन करने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। फॉर एग्जांपल द गल्फ ऑफ कच्छ मैंग्रोव सपोर्ट नियरली 40% ऑफ गुजरात मैरीन फिश कैच। गुजरात के अंदर जितना भी मैरीन फिश कैच है 40% मैरीन फिश कैच जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ मैंग्रोव सपोर्ट करता है। नंबर 7 वाटर क्वालिटी, mangrove filter pollutants, heavy metals and excess nutrients from coastal waters. So these forests are known as kidneys of the planet. प्लेनेट की किडनी के तौर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट को देखा जाता है बिकॉज मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं पॉल्यूटेंट को फिल्टर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हैवी मेटल को फिल्टर करते हैं, साथ ही एक्सेस न्यूट्रिएंट जो कोस्टल वाटर से टेकिंग किए जाते हैं उन्हें भी वो फिल्टर करने का काम करते हैं। व्हाट आर वेरियस थ्रेट टू मैंग्रोव्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर क्या क्या थ्रेट हैं? कुछ नेचुरल थ्रेट हो सकते हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट हो सकते हैं। नेचुरल थ्रेट है नंबर 1 साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म सर्ज। साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा सर्ज हो रहे हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए एक सीरियस थ्रेट हो सकता है। फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स सच एज साइक्लोन एम्फान इन 2020 हैव कॉज्ड सिग्निफिकेंट डैमेज टू मैंग्रोव इन ओडिशा, अपरूटिंग द ट्रीज एंड अल्टरिंग कोस्टल लैंडस्केप। 2020 में साइक्लोन एम्फान आया था ओडिशा कोस्ट पर। इस एम्फान साइक्लोन की वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, ट्रीज अपरूट हुए, इसके वजह से कोस्टल लैंडस्केप थोड़ा अल्टर हुआ। नंबर 2 कोस्टल इरोजन, rising sea levels and changing water pattern accelerate the erosion of the mangrove habitat which leads to habitat loss. बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है एंड वाटर पैटर्न भी ओशंस एंड सीज का चेंज हो रहा है, इसकी वजह से मैंग्रोव हैबिटेट इरोज हो रहा है और इसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स क्या क्या है? नंबर डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर, large scale conversion of mangrove forest for rice cultivation and shrimp farming has led to extensive loss of mangrove cover because राइस कल्टीवेशन के लिए, श्रिम्प फार्मिंग के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट का लार्ज स्केल कन्वर्जन किया जा रहा है, इसकी वजह से मैंग्रोव कवर काफी हद तक लॉस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन इंडिया नियरली 40% ऑफ मैंग्रोव लॉस इज एट्रीब्यूटेड टू एक्वाकल्चर एक्सपेंशन। इंडिया के अंदर 40% मैंग्रोव लॉस जो हुआ है वो एक्वाकल्चर एक्सपेंशन की वजह से हुआ है। नंबर ऑफ पॉल्यूशन, अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक डेब्रिस एंड ऑयल स्पिल डिग्रेड मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव इकोसिस्टम काफी ज्यादा डिग्रेड हो रहा है स्पेशली अनट्रीटेड सीवेज की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, प्लास्टिक डेब्रिस की वजह से, ऑयल स्पिल की वजह से। नंबर 3 अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से भी मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर एक थ्रेट है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कोस्टल सिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर रिजल्ट इन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। कोस्टल सिटीज का रैपिडली एक्सपेंशन हो रहा है, पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मैंग्रोव फॉरेस्ट का हुआ है। नंबर 4 इलीगल लॉगिंग, मैंग्रोव वुड इज हार्वेस्टेड फॉर टिम्बर, फ्यूल एंड चारकोल प्रोडक्शन लीडिंग टू द डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। इलीगल लॉगिंग की वजह से भी मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा लॉस हुआ है बिकॉज टिम्बर का हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, फ्यूल एंड चारकोल प्रोडक्शन के लिए टिम्बर काटा जा रहा है और इसकी वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट का डिप्लेशन हुआ है। मैंग्रोव कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, इंटरनेशनल लेवल पर या इंडियन लेवल पर मैंग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव टेकिंग किए गए हैं? इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट फॉर मैंग्रोव, इंटरनेशनल लेवल पर कंजर्वेशन एफर्ट क्या क्या किए गए हैं? नंबर 1 रामसार कॉन्वेंशन 1971 recognizes the importance of wetland including mangroves and commits to their conservation and sustainable use. रामसार कॉन्वेंशन के अंडर वेटलैंड इंक्लूडिंग मैंग्रोव्स को इम्पोर्टेंस गिवन किया गया है और रामसार
कॉन्वेंशन के अंडर मैंग्रोव और वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर कुछ कमिटमेंट टेकिंग किए गए थे। नंबर 2, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इट सपोर्ट मैंग्रोव कंजर्वेशन अंडर वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये मैंग्रोव कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है और वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर मैंग्रोव कंजर्वेशन को ये सपोर्ट करता है। नंबर 3, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इट वर्क ऑन ग्लोबल मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। IUCN ग्लोबल मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है। नंबर 4, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, इट फोकस ऑन कंजर्विंग कोस्टल इकोसिस्टम टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ब्लू कार्बन इनिशिएटिव यहाँ पर टेकिंग किया गया। इंडियन कंजर्वेशन एफर्ट फॉर मैंग्रोव, मैंग्रोव के लिए यहाँ पर इंडियन कंजर्वेशन क्या क्या रहे हैं। नंबर 1, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, मिस्टी, लॉन्च इन 2023 टू इंक्रीज मैंग्रोव कवर अलोंग कोस्ट लाइन एंड सॉल्ट पैन लैंड्स। मिस्टी जो प्लान था वो 2023 में लॉन्च किया गया था सो दैट मैंग्रोव कवर को इंक्रीज किया जा सके कोस्टल लाइन और सॉल्ट पैन लैंड के अंदर। मिस्टी मींस मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। नंबर 2, मैंग्रोव कैंपेन एनकरेज सिटीजंस इन कोस्टल स्टेट्स टू कंजर्व मैंग्रोव। मैंग्रोव कैंपेन जो कि मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए सिटीजंस को एनकरेज करता है। नंबर 3, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, सेम, इट बिल्ड्स एक्वाकल्चर फार्म दैट यूज सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर सिस्टम। सेम मींस सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये एक्वाकल्चर फार्म को बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सो दैट इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर सिस्टम को सस्टेनेबल बनाया जा सके। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल नेचर फंड। ये जो प्रोजेक्ट था सेम इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया एंड बांग्लादेश के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट किया गया ग्लोबल नेचर फंड की कोलैबोरेशन के साथ। नंबर 4, कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल, इट प्रोहिबिट ड्यूरिंग डंपिंग ऑफ वेस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड लैंड रिक्लेमेशन इन द CRZ टू प्रोटेक्ट मैंग्रोव। CRZ मींस कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल ये मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वेस्ट के डंपिंग को इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को यहाँ पर प्रोहिबिट करता है। नंबर 5, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोरल रीफ। मैंग्रोव एंड कोरल रीफ के मैनेजमेंट के लिए एंड कंजर्वेशन के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए टू इम्प्लीमेंट प्रमोशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट सस्टेन कंजर्व एंड ऑगमेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए यहाँ पर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोरल रीफ स्टार्ट किया गया। नंबर 6, नेशनल मैंग्रोव कमेटी, इट वाज सेट अप इन 1976 टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। मैंग्रोव नेशनल मैंग्रोव कमेटी 1976 में सेटअप की जाती है सो दैट मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके। व्हाट इज निसार मिशन और नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट मिशन? Why news? The NASA ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) satellite was successfully launched on 30 July from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. निसार सैटेलाइट 30 जुलाई को सक्सेसफुली यहाँ पर लॉन्च किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के अंदर जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से इसको सक्सेसफुली तरीके से लॉन्च किया जा चुका है। निसार मीन्स नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। The GSLV F-16 vehicle has successfully and precisely injected the NISAR satellite weighing 2,392 kg into its extended orbit. निसार सैटेलाइट को GSLV F-16 व्हीकल के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया जा चुका है और इसका जो वेट था अबाउट 2,392 किलोग्राम इसका वेट था और इंटेंडेड ऑर्बिट में इसको इंजेक्टेड किया जा चुका है। The NISAR, which has a mission life of 5 years, is the first satellite jointly developed by ISRO and the US National Aeronautical and Space Administration (NASA). NISAR जो कि 5-year लाइफ मिशन है, ये फर्स्ट सैटेलाइट है जिसको इसरो एंड नासा के द्वारा जॉइंटली तरीके से डेवलप किया गया है। अबाउट निसार सैटेलाइट, फर्स्ट ड्यूअल बैंड रडार सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। निसार सैटेलाइट फर्स्ट ड्यूअल बैंड रडार सैटेलाइट है जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। निसार इज द वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट विद ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार सैटेलाइट पहली ऐसी सैटेलाइट है वर्ल्ड की जो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार रखती है। एल बैंड रडार और एस बैंड रडार इसके अंदर होते हैं। एल बैंड रडार जो है वो
नासा का है, इट कैन पेनिट्रेट डेंस फॉरेस्ट एंड सॉइल लेयर्स टू डिटेक्ट ग्राउंड डिफॉर्मेशन एंड सरफेस सबसरफेस मूवमेंट। एल बैंड रडार जो कि नासा का है, ये डेंस फॉरेस्ट एंड सॉइल लेयर के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकता है सो दैट ग्राउंड डिफॉर्मेशन एंड सब सरफेस मूवमेंट को डिटेक्ट किया जा सके। एस बैंड रडार जो है वो इसरो का है, इंडिया का है। इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर सरफेस लेवल चेंजेस लाइक क्रॉप ग्रोथ, बायोमास एस्टिमेट्स एंड वाटर लेवल। एस बैंड रडार जो है वो सरफेस लेवल चेंजेस लाइक क्रॉप ग्रोथ, बायोमास एस्टिमेट्स एंड वाटर लेवल से रिलेटेड चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। दिस dual frequency advantages in NISAR allow for all weather day and night images even through clouds, smoke और vegetation cover। ये जो सैटेलाइट है डुअल फ्रीक्वेंसी एडवांटेज गिवन कर रही है, ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजिंग इवन क्लाउड स्मोक और वेजिटेशन कवर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ये गिवन कर सकती है। वाइड स्वेथ एंड हाई रेजोल्यूशन। निसार रडार स्वेथ वाइड इज 240 किलोमीटर अलाउइंग इट टू स्कैन लार्ज एरियाज इन वन गो। वन टाइम में लार्ज एरिया को स्कैन कर सकता है और इसका जो स्वेथ विद है वो 240 किलोमीटर का है। It offers a spatial resolution of 3 to 10 meters and vertical displacement mapping accuracy down to centimeters, enabling early detection of phenomena like land subsidence in cities. Every spot in Earth will be revisited once every 12 days, providing consistent monitoring. अर्थ का एवरी स्पॉट एवरी 12 डेज में रिविजिट किया जाएगा सैटेलाइट के द्वारा, कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग इसके थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है। साइंटिफिक एंड सोसाइटल एप्लीकेशंस इस सैटेलाइट के क्या क्या है? निसार इज डिजाइन टू सपोर्ट रिसर्च एंड ऑपरेशन अक्रॉस 6 ब्रॉड थीम के रिसर्च एंड ऑपरेशन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। नंबर 1 सॉइल अर्थ प्रोसेस, ट्रैकिंग अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स एंड लैंड डिफॉर्मेशन। सॉलिड अर्थ प्रोसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, इट मींस अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स एंड लैंड डिफॉर्मेशन को ट्रैकिंग कर सकता है। नंबर 2 इकोसिस्टम्स, मॉनिटरिंग फॉरेस्ट, वुडी बायोमास एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट वुडी बायोमास एंड बायोडाइवर्सिटी को भी मॉनिटर कर सकता है। नंबर 3 आइस एंड स्नो डायनेमिक्स, मेजरिंग ग्लेशियल मूवमेंट एंड पोलर आइस थिकनेस। आइस एंड स्नो डायनेमिक्स को भी मेजर कर सकता है। नंबर 4 कोस्टल एंड ओशन मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग शोरलाइन इरोजन, ऑयल स्पिल्स एंड स्टॉर्म सर्जेस। ये जो सैटेलाइट है ये शोरलाइन इरोजन को ट्रैकिंग कर सकता है, ऑयल स्पिल्स एंड स्टॉर्म सर्जेस को भी ट्रैकिंग करने की कैपेसिटी रखता है। नंबर 5 डिजास्टर रिस्पांस, प्रोवाइडिंग अर्ली नियर रियल टाइम डैमेज मैप्स फॉर आफ्टर फ्लड्स, क्वेक एंड साइक्लोन। फ्लड्स, क्वेक और साइक्लोन के बाद जो भी डैमेज होता है उसके नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर 6 एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्टिंग फूड सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग सब्सिडेंस नियर डैम्स, रोड्स एंड रिजर्वायर्स। फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करेगा एंड साथ ही डैम्स, रोड्स एंड रिजर्वर्स के नियर जो भी सब्सिडेंस हो रहे हैं उनको मॉनिटर करेगा। ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स निसार कैन प्रोवाइड डैमेज प्रॉक्सी मैप्स विद इन 5 आवर्स, क्रूशियल फॉर इमरजेंसी रिलीफ प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स। नेचुरल डिजास्टर के ड्यूरिंग निसार प्रॉक्सी मैप, डैमेज से रिलेटेड प्रॉक्सी मैप प्रोवाइड कर सकता है विद इन 5 आवर, जो कि रिलीफ प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स के लिए इमरजेंसी टाइम में बहुत ही क्रूशियल हो सकता है। ट्रंप अनाउंसेस 25% टैरिफ ऑन इंडिया। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% तक का टैरिफ इम्पोज करने के लिए अनाउंस किया है। वाई न्यूज, US President Donald Trump announced that imports from India would attract 25% tariff from 1 अगस्त plus a penalty। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अमेरिका इंडिया से जो भी इंपोर्ट टेकिंग कर रहा है उस पर 25% तक का टैरिफ प्लस पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा 1 अगस्त से। ट्रंप cited various reasons such as India's purchase of energy and military equipment from Russia, its high tariff, and its strenuous and obnoxious non-monetary barriers to trade। ट्रंप ने ये इसलिए अनाउंस किया है बिकॉज ट्रंप और इंडिया के बीच में कुछ इश्यूज है, सच एज ट्रंप का मानना है कि इंडिया एनर्जी एंड मिलिट्री इक्विपमेंट रसिया से परचेज कर रहा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लाइक नहीं है एंड इंडिया यूएस के आइटम्स पर बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया हुआ है, इस वजह से भी ये 25% तक का टैरिफ इंक्रीज करने जा रहा है। इंडिया के अंदर यूएस के बिफोर कुछ मॉनेटरी बैरियर से ट्रेड करने के लिए, तो ये मेनली 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के आइटम्स पर 25% तक का टैरिफ इम्पोज किया है। हम देख सकते हैं कि जो मैप गिवन है ये इंडिया के
टॉप 5 आइटम्स क्या हैं जिनका यूएस में इंपोर्ट किया गया जनवरी टू मई मंथ के बीच में इस साल। हम देख सकते हैं कि इंडिया ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल मशीनरी यूएस के लिए एक्सपोर्ट की है। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, न्यूक्लियर मशीनरी है, पल्स प्रीसियस स्टोन है, मिनरल फ्यूल है। ये यहाँ पर 5 सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली चीजें हैं जो इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है। What is called a tariff? Tariff क्या होता है? A tariff is a tax imposed on imported goods to regulate trade, protect domestic industries or general government revenue. टैरिफ एक टैक्स है जो कि इंपोर्टेड गुड्स पर इम्पोज किया जाता है सो दैट ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके और गवर्नमेंट रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके। टैरिफ में इंक्रीज कंज्यूमर प्राइसेस एंड हार्म ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस। टैरिफ कंज्यूमर प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस को हार्म कर सकता है। द मेन टाइप्स ऑफ टैरिफ इंक्लूड स्पेसिफिक, एड वैलोरम एंड कंपाउंड। ये टैरिफ के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट, प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री, जनरेट रेवेन्यू और एज अ टूल इन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। गवर्नमेंट टैरिफ इसलिए इम्पोज करती है सो दैट ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सके, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी टूल के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। व्हाट इज ट्रेड इम्बैलेंस फॉर यूएस? यूएस के लिए ट्रेड इम्बैलेंस क्या है? Tariff levied on import into India are 5 times higher than what the US levy on its import. The average duty levied by India was 17% in 2023 compared to 3.3% levied by the US. इंडिया में यूएस के आइटम्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं उस पर जो टैरिफ है वो 5 टाइम्स ज्यादा है यूएस को एक्सपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स के कंपेयर में। बिकॉज 2023 में इंडिया ने यूएस आइटम्स पर जो एवरेज टैरिफ लेवी किया था वो 17% का था, जबकि यूएस ने हमारे आइटम्स पर ओनली 3.3% का टैरिफ लेवी किया था। इट वाज आल्सो द हाईएस्ट अमंग कंपेरेबल इकोनॉमी स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज। ये ब्रिक्स कंट्रीज के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा टैरिफ इंपोज करता है अपने आइटम्स इंपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स पर। इंडिया वाज फॉलोड बाय ब्राजील 11%, साउथ अफ्रीका एंड चाइना मोर देन 7%, रशिया 6.6%, यूरोपियन यूनियन 5%। वाई इंडिया टैरिफ हाई ऑन यूएस गुड्स? यूएस गुड्स पर इंडिया के जो टैरिफ्स हैं वो हाई क्यों हैं? ड्यू टू हाई टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को इंडिया प्रोटेक्ट करना चाहता है। यही वजह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा हाई इंडिया ने इम्पोज किए हुए हैं। द ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर गुड्स अलाउ always been more than twice the duty on non-agriculture product and exceeded 38% in all years except in 2020। एग्रीकल्चर गुड्स पर ड्यूटी इंडिया ने बहुत ज्यादा इम्पोज कर रखी है नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के कंपेयर में, और 38% तक ये ड्यूटी इंक्रीज हो चुकी है। यही वजह है कि यूएस से आने वाले ज्यादातर गुड्स पर इंडिया ने टैरिफ लगाया हुआ है सो दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। एवरेज टैरिफ लेविड बाय इंडिया ऑन नॉन एग्रीकल्चर गुड्स वाज लेस देन 15% बिटवीन 2018 एंड 2023। 2018 एंड 2023 के बीच में नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर जो एवरेज टैरिफ लेवी किया गया 15% तक यहाँ पर लेवी किया गया। ट्रेड सरप्लस विद द यूएस, इंडिया इज इंक्रीजिंगली एक्सपोर्टिंग मोर टू द यूएस, वाइडनिंग इट्स ट्रेड सरप्लस विद द यूएस। इंडिया यूएस में ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है जबकि यूएस के आइटम्स का इंपोर्ट कम कर रहा है। इसकी वजह से इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड सरप्लस वाइड हुआ है। Why tariffs are being imposed? Tariffs are being imposed to block import from partner countries. पार्टनर कंट्रीज से इंपोर्ट को ब्लॉक करने के लिए टैरिफ इंपोज किए जाते हैं। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड ऑन इंपोर्ट कंट्री वाइज। कौन सा कंट्री अपने इंपोर्ट पर कितना ड्यूटी इंपोज करता है उससे रिलेटेड चार्ट हम देख सकते हैं कि इंडिया इस चार्ट में टॉप पर है। इट मीन्स इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि इंपोर्ट पर सबसे ज्यादा चार्जेस इंपोज करता है। सेकंड नंबर पर ब्राजील है, थर्ड नंबर पर चाइना है, और हम देख सकते हैं कि यूएस एक ऐसा कंट्री है जो इंपोर्ट पर सबसे कम चार्जेस लेवी करता है, सबसे कम टैरिफ लेवी करता है। द चार्ट शो द नंबर ऑफ अप्लाइड टैरिफ लाइंस यूएस और इंडिया। यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ लाइन जो इंपोज किए गए हैं उससे रिलेटेड चार्ट है। द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड कैटेगरी वाइज इंपोर्टेंट इन इंडिया। इंडिया में इंपोर्ट पर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर गुड्स पर कितना चार्ज इंपोज टैरिफ इंपोज किया गया। हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल गुड्स पर लगभग 39% तक का चार्ज यहाँ पर टैरिफ लेवी किया गया। नॉन एग्रीकल्चर पर एवरेज 13.5% तक टैक्स लेवी किया गया है।
द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज इंपोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया में किस आइटम पर कितना परसेंट तक ड्यूटी लेवी किया जाता है, हम देख सकते हैं 2018 से 23 का ये डाटा है। बेवरेजेस एंड टोबैको पर लगभग 74% तक का इंपोर्ट चार्ज लेवी किया गया है, 2023 में भी यही रहा है। ऑयलसीड फैट्स एंड ऑयल 54% तक, शुगर्स एंड कॉन्फेक्शनरी 51%, कॉफी टी पर 56% तक का, सीरियल्स एंड प्रिपरेशंस 37% तक हम देख सकते हैं, कॉटन पर 26% तक, पेट्रोलियम 9.2%, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीन 78%। इस तरह से यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट होने वाले आइटम्स पर अलग अलग परसेंटेज में टैरिफ लेवी किया जाता है। द चार्ट शो द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट टू द यूएस इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें यूएस के साथ होने वाले एक्सपोर्ट का शेयर क्या है, हम देख सकते हैं कि इंडिया लगभग 18.6% जो शेयर है एक्सपोर्ट का इंडिया यूएस के साथ करता है। पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ इम्पोज बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। ट्रंप अगर टैरिफ इम्पोज करता है इंडिया के ऊपर तो पॉसिबल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक रिस्क एंड इन्फ्लेशन कंसर्न। इकोनॉमिस्ट वार्न दैट द टैरिफ could worsen inflation which can lead to higher prices of autos, groceries and housing, potentially undermining Trump's promises to lower cost। इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है कि अगर इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ इम्पोज कर देते हैं तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन हमारे कंट्री के अंदर साथ ही यूएसए के अंदर इंक्रीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऑटोज, ग्रोसरीज एंड हाउसिंग के प्राइसेस हायर हो सकते हैं। स्पेशली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो यूएसए के अंदर पड़ेगा। दिस could lead to broader economic conflict between the US and major global economy। इसकी वजह से यूएस एंड मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज के बीच में इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रॉडर हो सकते हैं। Impact on job। Trump's tariff had no positive effect on employment in protected industries like steel। ट्रम्प का टैरिफ जो है वो इंडस्ट्रीज लाइक स्टील के अंदर एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, बिकॉज वहां पर एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हो सकता है। ऑटोमेशन एंड हायर इनपुट कॉस्ट माइट हर्ट अदर सेक्टर्स। कंक्लूजन। Trump's aggression trade policies could create a high stakes economic confrontation with potential global repercussions। ट्रम्प की जो भी एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी हैं वो हाई स्टेक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं जो कि ग्लोबल रिपरकशंस के लिए रीजन बन रहे हैं। एज टैरिफ टेक इफेक्ट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डिसरप्शंस एंड स्ट्रेंड इंटरनेशनल रिलेशंस आर लाइकली टू डोमिनेट ट्रम्प्स सेकंड टर्म। जिस तरह से टैरिफ स्टार्ट किए जाने वाले हैं, अगर इंडिया में इस तरह के टैरिफ इंक्रीज कर दिए जाते हैं, इससे इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डिसरप्शंस एंड इंटरनेशनल